नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मेघालय और नागालैंड में नई सरकार आज शपथ ग्रहण समारोह मेघालय में कोनराड के सीएम। वहीं अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दो रियासतों से दे रहे हैं, मेघालय और नागालैंड, जहां आज नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह मेघालय की अगर बात करें तो वहां पर कोनराड संगमा फिर से सीएम बनेंगे। वहीं नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार सीएम के ओहदे की शपथ लेंगे। तो मेघालय और नागालैंड जहां नई सरकार वजूद में आई है और आज शपथ ग्रहण समारोह है। मेघालय में कोनराड संगमा सीएम बनेंगे, वहीं नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो अहम खबर आज शपथ ग्रहण समारोह के ताल्लुक से। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन रियासतों में चुनाव हुए थे, उसके बाद यहां पर ये जो सरकार बनी है, यहां पर मेघालय और नागालैंड। और आपको बताएं कि एक और ब्रेकिंग एट 10 में अहम खबर, अहम ब्रेकिंग, कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बेहद अहम खबर है। जिस तरह से हमने देखा कि मेघालय और नागालैंड में नई सरकार बनी है, आज शपथ ग्रहण समारोह, और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिरकत करेंगे। मेघालय में कोनराड संगमा और नागालैंड में नेफ्यू रियो। राहुल गांधी का आरएसएस पर हमला। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस एक फासीवादी संगठन है, आरएसएस का सभी संस्थानों पर कब्जा है। राहुल गांधी आजकल लंदन दौरे पर हैं और लगातार वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे कि वो लगातार अब निशाने पर भी हैं। और यहां राहुल गांधी ने एक बार फिर एक बयान दिया और आरएसएस पर हमला बोला है और कहा है कि आरएसएस एक फासीवादी संगठन है, सभी संस्थानों पर इसका कब्जा है। लंदन दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ये तमाम जो एक इंटरव्यू था उसमें ये बातें उन्होंने कही हैं। The nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it's shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured?